नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक कॉमन बीमारी। इसका नाम ट्यूबरक्लोसिस है। अगर आपके घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, रिश्तेदार में है, जान पहचान के किसी में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक बताने जा रहा हूँ कि टीबी क्या होती है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीबी क्या होती है। तो टीबी एक इन्फेक्शन है जो कि एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये एक स्पेशल बैक्टीरिया है, क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह लैब में ग्रो नहीं करता है, इसलिए इसको ग्रो करना मुश्किल है। ये एसिड से रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसको एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं। और 1882 से पहले इस बीमारी की जो कॉज था वो हमें नहीं पता था। कोई कहते थे जेनेटिक डिजीज है, कोई कहते थे फैमिली में फैलता है, कोई कहते थे कि देवी माँ का अभिशाप है, तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन 1882 में रॉबर्ट कोच के साइंटिस्ट ने बताया कि ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई की वजह से होती है, और इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1905 में। उसके बाद से ही पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है। सारी जो स्टडीज़ थी वो टीबी पे होने लगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए। अगर हम इसकी जो बर्डन है उसके बारे में देखें, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 करोड़ 6 लाख टीबी के पेशेंट्स हैं। अगर इंडिया में बात करें तो इसका लगभग 28% इंडिया में है, जो कि लगभग 30 लाख होता है। तो ये मान के चलिए कि 1/4 से ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड का टीबी बर्डन है वो हिंदुस्तान में है। इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के मरीज पाए जाते हैं। फिर ये फैलता कैसे है? जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि कोई भी अगर खांसी करता है, छींकता है, जोर से हंस देता है, तो उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो निकलते हैं, और उसके संपर्क में जो भी आता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है। बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है, 1 से 5 मीटर तक होता है, जो कि हमारे सांस की नली में होते हुए फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। और इसकी ब्रीफ पैथोजेनेसिस देखें, मतलब ये करता क्या है। आप अंदाज लगाइए कि हमारे जो एयरवे ट्रैक होता है, इसमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे नाक में हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, फिर गले में क्या है कि बलगम बनता है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया इसको क्रॉस कर ही नहीं पाता है, और स्पुटम जो होता है, बलगम होता है, उसके थ्रू बाहर फेंका जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एल्वुलाई तक पहुंच जाते हैं, जो कि टीबी का इन्फेक्शन करते हैं। अच्छा, टीबी का इन्फेक्शन और टीबी की बीमारी दोनों अलग-अलग हैं। कैसे? जब पहली बार बैक्टीरिया एल्वुलाई के अंदर जाता है, तो वो टीबी का इन्फेक्शन करता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। जैसा आपने सुना होगा कई लोगों से कि उनको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हुआ था। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स क्या है? जो फर्स्ट टाइम टीबी का इन्फेक्शन एल्वुलाई के अंदर जाता है। एल्वुलाई से कहाँ जाता है? लिम्फ नोड में जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में घूमता है। कौन? टीबी का जो कीटाणु होता है। कहाँ का जाता है? वो लिम्फ नोड में जाएगा, किडनी में जाएगा, लिवर में जाएगा, आंतों में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, हड्डी में जाएगा, और वहां जाके वो सो जाता है। इसको बोलते हैं कि डोरमेंट फेज में चला जाता है। जब कभी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तब ये बैक्टीरिया जागते हैं और डिजीज करते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, डिजीज। तो ये कितना होता है? 10%। अगर 100 मरीज इन्फेक्ट हुए तो उसमें से 10 लोगों को टीबी होगा। बाकी 90% लोग हैं उनको लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जो टीबी से इन्फेक्शन है उनको टीबी होने का चांस, लाइफ टाइम रिस्क है, वो 10% है। मतलब अगर 100 मरीज इन्फेक्शन के हैं तो उनके लाइफ टाइम टीबी होने के चांस केवल 10% है।
और टीबी यूजली कब होता है, जब उनकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है। तो टीबी होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? किसी को माल न्यूट्रिशन है, मतलब खाता पीता नहीं है, उसको बॉडी बहुत कमजोर है, ऐसे पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। ओवर क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, किसी ने खांस दिया तो टीबी हो सकता है। बाकी पुअर वेंटिलेशन है, कमरे में हवा नहीं है, लाइट नहीं आती है, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है, धुआं रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पेशेंट जिनको कि अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और कोई नशा करते हैं, उनको टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। ऐसे लोगों को भी टीबी होने के इन्फेक्ट चांस ज़्यादा रहते हैं। और जिन लोगों की बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी की बीमारी है, एचआईवी है, माल न्यूट्रिशन है, तो ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, ऐसे पेशेंट में टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब किसी को मान लो टीबी हो गया है, तो एक जो मरीज टीबी है जिसके बलगम में कीटाणु हैं टीबी के, वो 20 लोगों को इन्फेक्ट करता है। इस बात को समझिए कि कितना घातक है। तो एक टीबी का मरीज 20 लोगों को इन्फेक्ट करता है, और जैसे मैंने बताया था कि 10% को टीबी होती है, तो 20 में से 2 लोगों को टीबी होती है। तो ज़्यादातर 2 टीबी में से एक पल्मोनरी टीबी होती है जिसको बलगम की टीबी बोलते हैं, फेफड़े की टीबी बोलते हैं। दूसरा होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो कहीं भी हो सकती है बॉडी में। तो जिसको बलगम की टीबी होती है, फिर से वही फैलाएगा, फिर से 20 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो एक पेशेंट 20 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, एक को पल्मोनरी डिजीज होगी, वो 20 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से ये साइकिल कम्युनिटी में चलती रहती है। तो एक मरीज कितना घातक हो सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग अभी तक टीबी का जो वो इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं, मतलब सोसाइटी से निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि एक भी मरीज हो गया तो वो फैलाता रहता है। फिर टीबी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली 2 टाइप का टीबी होता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, फेफड़े की टीबी, जो फेफड़े में इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के जो बाहर ट्यूबरकुलोसिस होता है। ऐसे कहाँ कहाँ हो सकता है? उसको ग्लैंड की टीबी हो सकती है जिसको लिम्फ नोड बोल सकते हैं, ब्रेन टीबी, किडनी टीबी, लिवर टीबी, पेटों की टीबी, फिर बोन टीबी, स्पाइन टीबी। टीबी किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। जो इन्वॉल्व नहीं कर सकता है वो होता है नाखून, दांत और बाल, क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इन चीज़ों को छोड़ के टीबी बॉडी के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। आंखों में भी टीबी हो सकता है, दांतों में टीबी नहीं होता है लेकिन मसूड़ों में टीबी हो सकता है, ओरल कैविटी में टीबी हो सकता है, गले में टीबी हो सकता है। टीबी किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। कुछ पेशेंट में टीबी कीटाणु ब्लड वेसल से फैलकर वो लंग्स में जा सकते हैं, इसको बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ये अलग टाइप का ट्यूबरकुलोसिस होता है। फिर अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें तो सबसे कॉमन होता है ग्लैंड टीबी, लिम्फ नोड टीबी। दूसरा सबसे कॉमन होता है प्लूरल टीबी, जिसमें कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और तीसरा सबसे कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है ऑस्टियो, मतलब हड्डी की टीबी, बोन टीबी, जॉइंट्स की टीबी। तो ये 3 मेजर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। और जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है जनरल सिम्टम, जो लगभग सभी पेशेंट में रहता है, चाहे किसी भी अंग का टीबी हो। जैसे कि पेशेंट को फीवर आना, इसमें लो ग्रेड फीवर आता है, 100 रहेगा, 100.5 रहेगा। लो ग्रेड फीवर होता है 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा, और ये फीवर यूजली शाम को ज़्यादा रहता है, इसको बोलते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। भूख लगना कम हो जाएगा, जब भूख नहीं लगेगी तो खाना कम हो जाएगा, जिससे कि वेट लॉस होगा। नाइट स्वेट मतलब रात में पसीने आते हैं,
फटीगनेस, टायर्डनेस, दिन भर थकान लगी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये टीबी के जनरल लक्षण हैं। अगर बच्चा है, बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा ढंग से दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ढंग से खेल नहीं रहा है, तो ये बच्चों में सिम्टम होते हैं टीबी के। फिर अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब फेफड़ों की टीबी है, और फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में बलगम बनता है, तो किसी को खांसी आ रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा, उसको टीबी हो सकता है। बलगम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। किसी को मुंह से खून आ रहा है, चेस्ट पेन है, या फिर सांस फूल रही है, तो ऐसे पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सोचना चाहिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्या लक्षण होते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी में डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। मान लो अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो पेशेंट को मृग दौरे आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ग्लैंड टीबी है, ग्लैंड में क्या है कि यहाँ पे ग्लैंड बढ़ जाती हैं ज़्यादातर, या तो गले में बढ़ती हैं या फिर आर्मपेट में बढ़ जाती हैं, और यूजली ये पेनलेस होती हैं, कोई दर्द नहीं होता है इसमें, साइलेंटली बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, फीवर आ रहा होता है, थकान लग रही होती है। इसलिए इसलिए ऐसे पेशेंट में हमें ग्लैंड की टीबी सोचना चाहिए। एब्डोमिनल टीबी, मान लो पेट में टीबी, अगर पेट में टीबी होगी तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा। पेट में अगर टीबी होगी तो पेशेंट ढंग से खा नहीं पाएगा, उल्टी होंगी, डायरिया भी हो सकता है, दिन ब दिन दुबला होता चला जाएगा, वेट लॉस होता चला जाएगा। तो ये एब्डोमिनल टीबी के लक्षण हैं। बोन टीबी, बोन टीबी में क्या है कि हड्डी में दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, घाव हो जाएंगे, पस निकलने लगेगा, जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, चल नहीं पाएगा ढंग से। तो ये बोन टीबी के लक्षण है। पॉट स्पाइन, पॉट स्पाइन एक कॉमन बीमारी है जिसमें क्या है कि बैक पेन होता है। पॉट स्पाइन का मतलब जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टीबी होना। तो इसमें क्या है कि बैक पेन रहेगा और पेशेंट को जनरल सिम्टम्स रहेंगे, मान लो फीवर रहेगा, वेट लॉस रहेगा, थकान रहेगी। तो ये पॉट स्पाइन के लक्षण हैं। फिर आंखों में टीबी हो सकती है। आंखों में क्या होगा, मान लो किसी को ब्लड विजन दिख रहा है, किसी को ब्लड दिखाई दे रहा है, किसी की आंखें बार बार लाल हो जा रही हैं, पानी आ रहा है आंखों से, तो ये आंखों की टीबी के लक्षण हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो अंग इन्वॉल्व है, उसके लक्षण आते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं? तो पेशेंट को सिम्टम होने चाहिए, सिम्टम के साथ में इमेजिंग कराते हैं, मान लो कि एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। किसका क्या कराना है ये डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। मान लो ब्रेन टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका एमआरआई ब्रेन कराना पड़ेगा। अगर पेट की टीबी कर रहे हैं तो सीटी एब्डोमेन कराना पड़ेगा। अगर हम लोग आँख का कर रहे हैं तो आँख की जाँच करानी पड़ेगी। और साथ में टीबी कन्फर्म करने के लिए, कन्फर्म करने का मतलब ये है कि उसमें टीबी का कीटाणु दिखना चाहिए। अगर किसी भी सैंपल में टीबी का कीटाणु दिख गया तो वो टीबी 100% मानी जाती है। तो इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं? इसका या तो एएफबी मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई, जो टीबी का बैक्टीरिया है वो स्मीयर में देख लेते हैं, या फिर दूसरा होता है सीबी नाट टेस्ट। तो ये कार्ट्रिज बेस्ड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है, इसकी मशीन आती है जो कि हर जगह अवेलेबल है अभी। तो इसमें क्या है कि एक तो टीबी है कि नहीं पता लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि एक रिफेम्पिसिन नाम की दवा होती है, उस दवा का रेजिस्टेंस है कि नहीं है ये पता लग जाता है। तो आजकल जो गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है स्मीयर के द्वारा, उसका सीबी नाट भी होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गन ऐसे इन्वॉल्व है जिसमें कि हम लोग सैंपल नहीं ले सकते हैं, मान लो ब्रेन है, सैंपल नहीं ले सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि बायोप्सी सैंपल या एफएनएसी सैंपल भेज सकते हैं। जैसे ग्लैंड टीबी है तो इसमें हम लोग एफएनएसी कर सकते हैं या बायोप्सी कर सकते हैं। अगर बायोप्सी कर रहे हैं तो बायोप्सी में ग्रेनुलोमा दिखेगा, केसिटिंग ग्रेनुलोमा दिखेगा, जो कि टीबी का एक सजेस्टिव फीचर है। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं। अच्छा, याद रखना है कि कहीं भी अगर टीबी कीटाणु दिख गया तो ऐसे पेशेंट में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी देखते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी टीबी की दवा काम करेगी या नहीं करेगी, वो हमें चेक करना है। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। मतलब हर पेशेंट का अगर टीबी पॉजिटिव आ रहा है तो उसका ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न देखना है। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में बता दूं कि ट्रीटमेंट इसका फ्री अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है?
आपके घर के पास में जो भी सरकारी अस्पताल है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपका इलाज बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आपको डॉट उसको बोलते हैं डॉट सेंटर, तो डॉट सेंटर आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको दवा मिलेगी और आपको वहाँ पे रोज रोज नहीं जाना है। आपको दवा खिलाने की जिम्मेदारी एक आदमी को दे दी जाती है। अब वो आदमी चाहे वो स्कूल का टीचर भी हो सकता है, आशा बहू हो सकती है, एएनएम हो सकती है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। तो उसको पूरे 6 महीने की दवा दे दी जाती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको दवा खिलाए। इसको बोलते हैं डॉट्स प्रोवाइडर। तो डॉट्स प्रोवाइडर को कुछ पैसा दिया जाता है, इसलिए वो आपका ध्यान रखेगा और आपकी दवाई खिलाएगा। अच्छा, टीबी के ट्रीटमेंट में 4 दवा मुख्य हैं। सबसे पहले होता है आइसोनियाज़िड, फिर रिफेम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पाइज़नामाइड। ये 4 दवा चलती हैं। ट्रीटमेंट के 2 फेज़ होते हैं। एक होता है इंटेंसिव फेज़ जो 2 महीने का होता है। एक होता है कंटिन्यूएशन फेज़, ये होता है 4 महीने का। तो पहले 2 महीने में 4 दवा चलती हैं। कौन-कौन सी? आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पाइज़नामाइड। और ये चारों दवाएं एक टैबलेट में होती हैं, जिसको बोलते हैं एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। 4 दवाओं का मिश्रण एक सिंगल टैबलेट में होता है। और कंटिन्यूएशन फेज में क्या होता है कि 3 दवाओं का मिश्रण होता है। इससे पाइज़नामाइड बंद हो जाती है, तो क्या क्या बचता है? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथाम्बुटोल। इन 3 दवाओं का मिश्रण होता है, वो कंटिन्यूएशन फेज में चलता है। तो डॉट्स पे क्या है कि ये गोलियां मिलती हैं और पत्ता का कलर अलग अलग होता है। जैसे इंटेंसिव फेज वाला जो पत्ते कलर होता है वो रेड होता है, और जो कंटिन्यूएशन फेज का होता है वो ग्रीन होता है। अब कितनी टैबलेट खानी है? तो नंबर ऑफ टैबलेट डिपेंड करेगी कि वेट कितना है मरीज का। तो मोटा मोटा याद रखना है कि हर 15 किलोग्राम पे एक टैबलेट होती है। अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 4 गोली खानी है। 4 गोली इंटेंसिव फेज में, और कंटिन्यूस फेज में भी 4 गोली। बस गोली बदल जाएंगी। पहले इंटेंसिव फेज में 4 दवाएं चलेंगी और कंटिन्यूएशन फेज में 3 दवाएं चलेंगी, लेकिन नंबर ऑफ गोली सेम रहेंगी, 4 गोली। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान आपका वेट बढ़ जाता है तो अगली बार आपको बढ़े हुए वेट के हिसाब से टैबलेट बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा, मेडिसिन का कुछ टिप्स हैं जो याद रखने हैं कि मेडिसिन का फुल कोर्स करना है। होता क्या है कि मरीज सोचता है कि मेरी खांसी ठीक हो गई है या मुझे वेट गेन हो रहा है, भूख सही लग रही है, अब मैं ठीक हो गया, दवाई छोड़ देता है। तो याद रखिएगा कि पूरा कोर्स करना है 6 महीने का। अगर 6 महीने कोर्स नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और फिर दवा काम नहीं करेंगी। इसलिए फुल कोर्स करना है। सारी मेडिसिन एक साथ लेनी है सुबह। ऐसा नहीं करना है कि एक सुबह ले रहे हैं, एक दोपहर को ले रहे हैं, एक शाम को ले रहे हैं। सारी दवा सुबह लेनी है और खाली पेट लेनी है। तो क्या करिए कि सुबह 6 बजे उठिए, चारों दवाएं ले लीजिए और उसके बाद में फिर आप सो जाइए। फिर आप उठ के ब्रश करिए, नाश्ता करिए, जो करना है करिए, लेकिन सारी दवा सुबह ही फिनिश कर लीजिए, सेम टाइम पर रोज। ऐसा नहीं कि आज आपने सुबह ले ली, कल आपने शाम को ली, परसों आपने दोपहर को ली, ऐसा नहीं करना है। सारी दवा एक ही टाइम पे लेनी है, खाली पेट लेनी है। फिर मतलब ये एक जानने वाली बात है कि जब भी आप दवा लेंगे, आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद में आपका यूरिन का कलर है वो लाल हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपका यूरिन कलर लाल हो जा रहा है, इसका मतलब दवा काम कर रही है, और रिफेम्पिसिन नाम की दवा से आपका यूरिन लाल हो जाता है। यूरिन ही नहीं, आपका सलाइवा भी लाल हो सकता है, आपका पसीना भी लाल हो सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये दवा थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए शुरुआत में कुछ दिनों में गैस्ट्राइटिस होती है, उल्टी जैसा फील होता है, लेकिन समय के साथ में ठीक हो जाता है। अगर उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपको एलएफटी नामक लिवर फंक्शन टेस्ट नामक जांच करानी है, क्योंकि ये दवा लिवर से पचती हैं। तो कभी कभी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है कि लिवर मतलब ख़राब हो जाता है और दवाएं रोकनी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। अगर ऐसा है तो कुछ दिन दवा रोकी जाएंगी, उसके बाद में फिर स्टार्ट कर दी जाएंगी। लेकिन आपको अगर वॉमिटिंग आ रही है तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है।
यूजली क्या होता है कि जब पेट में गैस बनती है तो पेंटाप्राजोल प्रिस्क्राइब की जाती है। तो मैं ये बता दूं कि पेंटाप्राजोल से टीबी क्या दवा होती है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? जो टीबी की दवा होती है वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है पेट में। हमारे पेट में एसिड बनता है, तो उस एसिडिक मीडियम में टीबी दवा अच्छा काम करती है। अगर हम लोग पेंटाप्राजोल ले लेंगे तो जो एसिडिक मीडियम था वो एल्कलाइन बन जाएगा, तो दवाओं का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए ये दवाएं खाली पेट खाई जाती हैं, और इस दवा के साथ में पेंटाप्राजोल या कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमें नहीं लेना चाहिए। टीबी की दवा के कई सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि कॉमन नहीं है, पर आप जो सीरियस साइड इफेक्ट है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे टीबी की दवा में इथाम्बुटोल ड्रग होती है जो कि आंखों में कभी कभार असर करती है। तो कभी भी आपका अगर विजन कम हो रहा है, दृष्टि कम हो गई है, ब्लड विजन हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तुरंत आपको आंखों के डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है कि आपको इथाम्बुटोल से दिक्कत हो रही हो। तो इस तरह से हमें टीबी की दवा लेनी है। अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का क्या इलाज है? तो उसमें भी सेम दवा चलती है। उसमें भी इंटेंसिव फेज होती है और कंटिन्यूएशन फेज होती है। फ़र्क इतना होता है कि कुछ-कुछ टीबी में दवाओं का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि ब्रेन टीबी और मस्कुलोस्केलेटल टीबी, मतलब हड्डी की और जॉइंट की टीबी। इनमें दवाएँ ज़्यादा समय के लिए चलती हैं। कितना? जो गाइडलाइन कहती है 9 से 12 महीने, लेकिन कभी-कभी 18 से 24 महीने तक चलती हैं अगर पेशेंट को इम्प्रूव नहीं होता है तो। बाकी टीबी में, चाहे वो ग्लैंड टीबी हो, चाहे पेट की टीबी हो, कहीं की टीबी हो, 6 महीने दवा सफिशिएंट होती है। कुछ टीबी में साथ में स्टेरॉइड भी दिया जाता है। कौन-कौन सी टीबी में दिया जाता है? टीबी मेनिंजाइटिस में और टीबी पेरिकार्डाइटिस में, मतलब जो जो हार्ट की टीबी होती है, हार्ट की झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, उसकी टीबी में स्टेरॉइड दिया जाता है लगभग 2 महीने तक। बाकी और किसी में ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक अच्छी बात ये है कि सरकार एक स्कीम चलाती है, इसका नाम है निक्षय पोषण योजना। पोषण मतलब खाना-पीना। तो टीबी मरीज को ₹500 महीने देती है सरकार। तो इसलिए कोई भी टीबी मरीज हो, आपको इनकरेज करना है कि आप जाइए और डॉट सेंटर पर रजिस्टर करा दीजिए। अपना आधार कार्ड और बैंक का खाता लेके जाइए, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, ये आपको कैश में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका फ़ायदा लेने के लिए बस आपको डॉट सेंटर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, कुछ मैं कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। ओपीडी में मरीज आते हैं जिनको टीबी दवा चल रही होती है, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे तो बलगम टीबी हो गई है, फेफड़े की टीबी है, मेरे बलगम में कीड़े आ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जो और लोगों को ना फैले? तो इसमें आपको क्या बोलना है कि ये टीबी का कीटाणु है, यूजली 15 दिन बाद में मर जाते हैं। अगर आप आज स्पुटम पॉजिटिव हैं तो 15 दिन में आप स्पुटम नेगेटिव हो जाएंगे, इस बात के लगभग 95% चांस है। तो 15 दिन तक आपको प्रिकॉशन लेनी है। आपको मास्क बांध के रहना है, किसी के मुंह पे छींकना नहीं है, खांसी नहीं करना है। तो ये प्रिकॉशन लेनी है, और यहाँ वहाँ आपको बलगम नहीं फेंकना है। अगर आपको बलगम आ रहा है तो बाहर जाके नाली में फेंकिए या फिर एक कंटेनर में लेके उसको जला दीजिए। तो इस तरह से आप टीबी का स्प्रेड रोक सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मान लो टीबी लिम्फ नोड है, ब्रेन टीबी है, एब्डोमिनल टीबी है, तो ये टीबी फैलने वाली नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टीबी स्प्रेड नहीं होती है, तो आप और लोगों के साथ में आराम से घुल मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस है मुझे, मेरे घर में छोटा बच्चा है, तब क्या करना है? अगर आपके घर में 5 साल से छोटा बच्चा है और आपको स्पुटम वाली टीबी है, मतलब फेफड़े की टीबी है, तो 5 साल से कम बच्चे को टीबी रोकने के लिए ट्रीटमेंट देना है, जिसको बोलते हैं टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, टीपीटी। अगर 5 साल से ऊपर बच्चा है तो उसका पहले मोंटू टेस्ट होगा, जो स्किन टेस्ट होता है वो होगा। अगर पॉजिटिव है तब उसको टीपीटी दी जाएगी, मतलब टीबी रोकने की दवा दी जाएगी।
लेकिन टीपीटी देने से पहले ये मेक श्योर करना होगा कि उसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। जब एक्टिव टीबी नहीं होगी तब उसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स मोंटू टेस्ट करा के ले आते हैं और पूछते हैं कि क्या मुझे टीबी हो गई है। तो याद रखिएगा कि मेंटू पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके बॉडी के अंदर टीबी कीटाणु है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीबी हो गया है। जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर 100 मरीज टीबी इन्फेक्शन के होते हैं तो 10% चांस है कि उनको टीबी होगा पूरी लाइफ टाइम में। तो अगर किसी के पास मेंटू की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मिलें तो वो आपको बताएंगे कि आपको टीबी है कि नहीं है। अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मुझे दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को टीबी की दवा उसी डोज में वही ड्यूरेशन में चलती है जो कि नॉर्मल इंसान को चलती है। उनको समझाना है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे को भी डैमेज कर सकती है, उसको भी टीबी हो सकता है। तो इस टीबी को प्रिवेंट करने के लिए आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल दवा नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए चलती है, क्योंकि इसकी जो चारों दवाएं होती हैं, आइसोनियाजिड, रेफेम्बिसिन, इथामिटोल और पाइजनामाइड, ये प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं, इसलिए उनको नॉर्मल दवा लेनी होगी। अगर प्रेग्नेंट लेडी बच्चा होने के बाद में वो अपने बच्चे को दूध पिलाना है या नहीं पिलाना है ये क्वेश्चन पूछती है, तो उनको बोलना है कि अगर आपको स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस है तो आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पहले 2 हफ्ते आप मास्क बांध लें या रूमाल बांध लें और अपने बच्चे को दूध पिलाएं और उसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दिलवाना है, मतलब टीबी रोकने की दवा दिलवानी है। अदरवाइज आप नॉर्मल दूध पिला सकते हैं। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम खाना क्या खाएं। तो टीबी मरीज में प्रोटीन खाना ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि टीबी मरीज में होता क्या है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, भूख कम होने की वजह से जो बॉडी में जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन ज़्यादा खाना है। अब प्रोटीन में क्या खाएं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं या कोई भी नॉन वेज आइटम खा सकते हैं जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल खाइए, सोयाबीन खाइए, पनीर खाइए, छेने का रसगुल्ला खाइए। तो इन सब में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल डाइट से थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा खाना है। और क्या खाना है? आपको आयरन रिच फूड ज़्यादा खाना है, जैसे कि पालक है, जितनी भी हरी सब्जियाँ आती हैं, चाहे बथुआ है, मेथी है। तो ऐसे अगर आप हरी पत्तियाँ खाएँगे, हरी सब्जियाँ खाएँगे तो उसमें आयरन ज़्यादा होता है जो कि बेनिफिट करेगा। और क्या करना है? आपको ऑयली फूड और स्पाइसी फूड कम खाना है, क्योंकि जितना आप चिकनाई खाएँगे, जितना ऑयली फूड खाएँगे, उतना ही लिवर पे बर्डन बढ़ेगा पचाने में। और टीबी की दवा होती है वो मेजॉरिटी लिवर से ही पचती हैं। तो ऑयली फूड भी लिवर पे जा रहा है, टीबी भी दवा वो भी लिवर पे जा रही है, तो पचने में दिक्कत होगा। इसलिए ऑयली फूड कम खाना है, स्पाइसी फूड कम खाना है, क्योंकि स्पाइसी फूड से गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में गैस बनती है और टीबी की दवा भी गैस बनाती है। तो डबल गैस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्पाइसी फूड कम खाना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं या रूटीन नॉर्मल वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये बेनिफिशियल होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो 2 हफ्ते प्रिकॉशन लेनी है ताकि आप दूसरों को टीबी ना फैलाएं। अगर आपको एक्स्ट्रा परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस है फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क, ऑफिस वर्क, जॉगिंग, एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे दादाजी वगैरह, वो कहते हैं कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो आपको 2 हफ्ते थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और बेटर है कि 2 हफ्ते ना खेलें।
और अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ट्यूबरक्लोसिस है तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मली खेल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसा आपने बताया था, मैंने 6 महीने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं ठीक हो गया, मेरा बलगम भी नेगेटिव हो गया, तो क्या मुझे फ्यूचर में फिर से टीबी हो सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है। अगर फ्यूचर में आपको इन्फेक्शन लगेगा तो फिर से टीबी हो सकता है। नंबर 2, ये टीबी कीटाणु होते हैं, ये कुष्ठ कीटाणु दवाइयों से नहीं मरते हैं, इसको बोलते हैं डोरमेंट वेसिलाई। तो ये क्या करते हैं, ये सो जाते हैं अंदर जाके और महीनों सालों पड़े रहते हैं। तो जब कभी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तब ये जागते हैं और टीबी बीमारी कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है? यस, आपको टीबी हो सकता है और ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके अंदर बैक्टीरिया पहले से है जो कि सो रहा है। फिर लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े फनी क्वेश्चन होते हैं, क्या मैं शराब पी सकता हूँ? क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? तो उनको प्यार से समझाना है कि भाई आप शराब नहीं पी सकते, क्योंकि शराब लिवर डैमेज करता है। टीबी की दवा भी लिवर पे असर डालती है। तो जब दो दो लोग लिवर को मारेंगे तो लिवर कहाँ जाएगा? लिवर डैमेज हो जाएगा, जिससे कि क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। एक्यूट लिवर फेलियर होता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको टीबी की दवा चल रहा है, अल्कोहल पीना बिल्कुल वर्जित है। फिर स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या होती है? जो धुआं होता है फेफड़े के अंदर जाता है, टीबी भी फेफड़े के अंदर है। तो जब फेफड़े के अंदर टीबी भी है और स्मोकिंग भी है तो टीबी ठीक नहीं हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में स्मोकिंग करना भी वर्जित है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्या टीबी क्यूरेबल है? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, टीबी क्यूरेबल है। बस आपको दवा पूरी डोज में, पूरे नियम से, पूरी ड्यूरेशन तक खानी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी टीबी डिजीज ठीक हो जाएगी, 100% क्यूरेबल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पेशेंट पूछते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन इस तरह का आ रहा हो जो मैंने एड्रेस नहीं किया है, या कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे कवर कर लूँगा। ये मेरा पहला वीडियो था, ऐसे और वीडियो बनाऊँगा जो आपके लिए यूज़फुल हों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।